ठीक है, तो फिर अभी हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्लास में स्टडी कर रहे थे। फिरोज शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी का लास्ट आप इसको रूलर समझ सकते हो, क्योंकि बाद के जो उसके सक्सेसर्स थे बहुत वीक थे, इसलिए वो तुगलक डायनेस्टी को आगे नहीं ले जा सके। फिरोज शाह तुगलक inherited an empire in turmoil with a bankrupt royal treasury, hostile ulemas and unhappy nobles. फिरोज शाह तुगलक से पहले हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने काफ़ी रिफॉर्म्स लाए थे, बहुत ही एम्बिशियस था, बट कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल भी था। बहुत सारी मिस्टेक्स भी उसने की थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो फेथ खो दिया उसने। फिरोज शाह तुगलक को यही एक विरासत में चीज़ मिली थी। इनहेरिटेड मतलब होता है विरासत में, ये एम्पायर मिला था, क्योंकि एक तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता पे अपना विश्वास खो दिया था, बैंकरप्ट हो गया था, खजाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, खाली हो चुका था। तो एक तरीके से ये फिरोज शाह तुगलक को ये बिल्कुल ऐसे हाथ में रखा हुआ मिल गया, और साथ में मिले उलेमास और कुछ नॉबल्स जो पहले से ही खुश नहीं थे। फिरोज शाह तुगलक, अनलाइक मोहम्मद बिन तुगलक, gave importance to the nobles and the ulemas. फिरोज शाह तुगलक अनलाइक मोहम्मद बिन तुगलक, अनलाइक मीन से होता है कि वो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह नहीं था। हम जैसे जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमास और नोबल्स को एक लिमिट के अंदर पावर दे रखी थी। वो हर चीज़ उनसे पूछ के नहीं कर रहा था। अगर वो किसी तरीके के प्रिविलेजेस ले रहे थे तो उसने सारे प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए थे। पर फिरोज शाह तुगलक जो था वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। वो उलेमास और नोबल्स को खुश करने में लगा रहता था। तो उसने उनको इक़्तास बहुत बड़े मात्रा में देकर, इक़्तास एक तरीके का गिफ्ट टाइप का है जो बहुत बड़े मात्रा में देकर, और इस तख्त को, जो तख्त होता है, जो सिंहासन होता है जिस पर राजा राज करता है, इस चीज़ को एक तरीके से हेरिडिटरी बना दिया, इस सिस्टम को, कि मेरे बाद मेरा सक्सेसर ही आएगा, कोई और दूसरा नहीं। ही फॉलोड द इस्लामिक लॉज टू प्लीज़ द उलेमास। उसने मुस्लिम जो लॉ थे, इस्लामिक लॉ थे, उनको फॉलो किया जिससे उलेमास खुश हो जाएं। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम से हम समझ सकते हैं उस समय के जो हिंदू थे उनके ऊपर जजिया टैक्स लगाया। अच्छा, एक बहुत अच्छा रिफॉर्मर भी था, तो इसके रिफॉर्म पे हम ज़रा नज़र डालते हैं। फिरोज शाह तुगलक, डिस्पाइट फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन मैनेजमेंट ऑफ एम्पायर, वॉज एबल टू ब्रिंग रिफॉर्म्स एंड वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट रिफॉर्मर। डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद। तो फिरोज शाह ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट था एम्पायर का वो अच्छे से संभाल पाया, और वो कई रिफॉर्म लाने में काफ़ी सफलता उसने प्राप्त की, और एक अच्छे ग्रेट रिफॉर्मर की तरह कंसीडर किया गया। Many taxes were abolished and land revenue rates were reduced. बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो बहुत लगे हुए थे, उनको एबॉलिश्ड किया, उन्हें ख़त्म किया। एंड लैंड रेवेन्यू जो था उसके रेट्स को कम किया, रिड्यूस किया। ड्यूटीज़ जो लगती थी सामान को इधर से उधर ले जाने में, उन सब को भी उसने रिमूव किया। क्यों किया? क्योंकि वो ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करना चाहता है। Some other welfare activities included construction of canals, wells, tanks, rest houses and hospitals for the welfare of the subjects. अपनी जनता के लिए उसने कंस्ट्रक्शन करवाए,
नहरों के यानी कि कैनल्स, वेल्स, कुओं के, टैंक्स के, रेस्ट हाउसेस बनाए गए एंड हॉस्पिटल्स बनाए गए। बहुत सारे चीज़ें उसने की अपनी प्रजा के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स को हम प्रजा कहते हैं। न्यू टाउन्स सच एज जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद एंड हिजारे फिरोज़ा वर फाउंडेड। ये सारे जितने भी टाउन हैं ये उसने फाउंडेड किए। ही इज़ फेमस इन हिस्ट्री फॉर बिल्डिंग अराउंड 1200 गार्डन्स। उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स हम जो आज देख पाते हैं उसने बनवाई और उनके चारों तरफ कम से कम 1000 से भी ज़्यादा गार्डन्स बनाए। He also set up many educational institution। उसने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनवाए। फिरोज शाह was a progressive ruler who worked for the growth and welfare of his subjects। उसने बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम किए। किसके लिए? अपनी प्रजा के वेलफेयर और उनकी ग्रोथ के लिए। Several Hindu religious works were translated from Sanskrit to Persian during his reign। उसके शासन काल में, रेन मीन्स होता है REIGN, रेन इसका मतलब होता है शासन। उसके शासन काल में बहुत सारे हिंदू रिलीजियस के जो काम थे, जो संस्कृत में काम थे, उनको ट्रांसलेट किया गया पर्सियन लैंग्वेज में। He also brought the 2 Ashoka pillars and Meerut and Sopara to Delhi। मेरठ से उसने 2 अशोका पिलर्स भी मंगवाए थे और दिल्ली से सोपारा मंगवाए थे। स्तूप टाइप के होते हैं। आफ्टर हीज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, द एम्पायर ब्रोक अप एज रिवॉल्ट्स टुक प्लेस एंड मैनी रिलीजियंस बिकम इंडिपेंडेंट। रीजन्स। तो उसकी मृत्यु के बाद एक रिवॉल्ट छिड़ गया और बहुत सारे क्षेत्र थे जो रीजन्स थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए उनके शासन से। His successors were weak and could not control the slaves or the nobles। उसके जो सक्सेसर्स थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे, वो बहुत कमज़ोर थे। वो स्लेव्स को, अपने गुलामों को, अपने नोबल्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। द आर्मी टू हैड बिकम वीक। उनकी आर्मी भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। दिस पीरियड मार्क्ड द एंड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। इसी पीरियड को हम तुगलक डायनेस्टी का मार्क पॉइंट बताते हैं, मतलब इस समय वो ख़त्म हुई। स्लोली एंड स्ट्रिक्टली द बाउंड्रीज ऑफ द सल्तनत depleted to Delhi and few of its surrounding areas। और बहुत ही जल्दी, धीरे धीरे जो सल्तनत की एक बाउंड्रीज थी वो दिल्ली में कहीं डिप्लीटेड हो गई, मिल गई, और सराउंडिंग एरियाज कहीं बिल्कुल इसमें मिल गए थे। तो एक तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो तुगलक डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही हम द मंगोल्स पर नज़र डालते हैं। आखिर मंगोल्स हैं कौन? मंगोल्स जो है, जिसको हम मंगोल कहते हैं, चाइना उस समय टाइम नहीं था। चाइना के जो हम लोकेशन है सेंट्रल एशिया में मंगोल है। तो मंगोल्स वर एन एथनिक ग्रुप बिलोंगिंग टू सेंट्रल एशिया। एथनिक ग्रुप मतलब बहुत टाइम, काफ़ी अच्छा इनका हिस्ट्री है, काफ़ी पुराने इनकी हिस्ट्री है। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान की स्पेलिंग थोड़ी आपको डिफरेंट लगी होगी, GENGHIS, पर इसका प्रोनाउंसिएशन चंगेज खान ही है। दे हैड बिकम अ फियरफुल एनिमी टू फेस इन बैटल। तो चंगेज खान की लीडरशिप में जो मंगोल्स थे वो बहुत ही फियरफुल एनिमी थे दूसरे लोगों के लिए वॉर में। दे लेड सीज ऑन मैनी किंगडम्स एंड प्लंडर्ड एवरीथिंग व्हेन विक्टोरियस। विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई किंगडम्स को तबाह कर डाला, उनकी संपत्ति लूटी, उनकी बाउंड्रीज ख़त्म कर दी, कई चीज़ें उन्होंने बर्बाद कर दी।
The successors of Chengiz Khan continued attacking and plundering kingdoms. और जब चंगेज खान नहीं था तो चंगेज खान के बाद के जितने भी सक्सेसर्स थे उन्होंने सेम चीज़ कंटिन्यू रखी, अटैक करना, प्लंडरिंग करना, किंगडम्स को लूटना। दे डिसाइडेड टू इन्वेंट इंडिया, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हमें इंडिया पे अब अटैक करना चाहिए, इन्वेट करना चाहिए। एंड प्लंडर इट्स वेल एज इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर दिल्ली। अच्छा, तो एक तो इसको बर्बाद कर दो, इसकी संपत्ति लूट लो और दिल्ली पे कंट्रोल कर लो। दिल्ली में उस समय सुल्तान थे। दिस ब्रॉट डैम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द दिल्ली सल्तनत। उस समय दिल्ली में सल्तनत पीरियड थी, तो इनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता ही रहता था। कन्फ्लिक्ट मतलब पंगे वंगे चलते ही रहते थे। While the early sultans choose diplomatic and defensive means to deal with the Mongols, जो पहले के सुल्तान थे उनको तो डील करना आता था मंगोल्स से, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम कर रखे थे। जैसे हम देखते हैं स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश था, वो भी मंगोल्स के लोगों से उसको निपटना आता था। इल्तुतमिश के बाद जो दूसरे रूलर्स आए, जैसे बलबन आया था बाद में, बलबन को भी उनसे मंगोल से निपटना आता था। तो पहले से उसने नॉर्थ वेस्ट में अच्छे से अपनी सेफ्टी कर रखी थी, उसको पता था वहीं से मंगोल्स की एंट्री हो सकती है। तो कई सुल्तान जो थे उस पहले के, उनको पता था कि कैसे उनके साथ डील करनी है। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दैम बिंग अलाउद्दीन खिलजी, उस समय के जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर हैं जिन्होंने मंगोल्स के ऊपर अच्छा कंट्रोल कर रखा था, वो थे अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। दे मेंटेन्ड लार्ज आर्मीज, क्योंकि चाहे वो खिलजी की बात कर लो खिलजी डायनेस्टी में, या तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लो, इनने अपनी आर्मी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था, अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग बनाया था। इसके लिए उन्होंने काफ़ी रेवेन्यू भी, उन्होंने लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया था अच्छे उस पर। मेंटेन क्यों की थी आर्मी, क्योंकि होल्ड ऑफ एनी मंगोल थ्रेट्स, वो मंगोल्स के डर को ख़त्म करना चाहते थे, उनको होल्ड करना चाहते थे। Let's learn what both of them did to maintain large armies. तो हम अब आगे जो पढ़ेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी और मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी, इन दोनों ने जो इनको एक स्ट्रेंथ देने के लिए काम किया था, उसको हम थोड़ा कंपेयर करेंगे आपस में। यहाँ पे अगर हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखो कि इन लोगों का काम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ लिखा हुआ है दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस इन 299 से लेकर 1300 एंड 1302 से लेकर 1303, 2 बार अटैक हुए थे दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, खिलजी डायनेस्टी पर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रखा था एज अ डिफेंसिव मेजर, लेकिन उसकी आर्मी बहुत अच्छी थी तो उसने अपने आप को बचा लिया। वहीं पर हम मोहम्मद बिन तुगलक को देखते हैं। द सल्तनत वॉज अटैक्ड बाय द मंगोल्स इन द अर्लियर ईयर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रेन। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी सल्तनत पर मंगोल्स ने अटैक किया था, लेकिन वो बात अलग है कि मंगोल्स उसमें हार गए थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी। उसको अपनी आर्मी के ऊपर पूरा विश्वास था। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इसी वजह से उसने बहुत बड़ी आर्मी स्टैंड की थी। दूसरा, अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड श्री वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अलाउद्दीन फॉर हिज सोल्जर्स। अलाउद्दीन ने यहाँ पे क्या किया, देखो एक तरफ तो देख रहे हैं कि पहले वाले पॉइंट में अलाउद्दीन खिलजी ने तो चलो अपना अच्छा खासा बचाव किया था, उस पर 2 बार अटैक हुआ था और अलाउद्दीन उसमें अपने स्टेट को उसने बचा लिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को ऊपर भी मंगोल्स ने अटैक किया, उसमें भी उसने बचा लिया। तो आर्मी के नज़रिए से तो बहुत अच्छा है, पर आर्मियों की जो व्यवस्था थी उन्हें कहाँ रखा जाए, उसमें देखो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक गैरिसन टाउन का निर्माण करा, उसको फॉर्म किया और वहाँ पर अपना पूरे जितने भी सोल्जर्स थे उनको रखा गया। अब उसकी खर्चा पानी तो आया होगा ना गैरिसन बनाने में, टाउन को बनाने में। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अच्छा काम किया कि उसने पैसे बचाए। कैसे? उसकी जो पुरानी जो शहर थे न्यू
रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, उसने नया गैरिसन टाउन बनाने की बजाय जो दिल्ली की पुरानी सिटीज़ थी उनको खाली करवा दिया गया। तो जो नॉर्मल रेसिडेंट्स थे उनको देवगिरी यानी कि साउथ में भेज दिया, वो वहाँ रहेंगे। और जो खाली करवाए गए थे सिटीज़ उसमें अपने सोल्जर्स के रहने की व्यवस्था कर दी। तो एक तरीके से उसने यहाँ पे अपना जो वेल्थ है वो सेव किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखो, द प्रोड्यूस क्रॉप्स कलेक्टेड एज अ टैक्स from lands between the Ganga and Yamuna was used to feed the soldiers. Tax was fixed at 50% of the peasants' yield. यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो अपने जो पीजेंट्स हैं, अपने फार्मर हैं, उनके लैंड पर भी टैक्स लगा रहा है। तो कितना लगा रहा है कि भाई जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 50% वो ले रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो सोल्जर्स हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। वहीं पर आप मोहम्मद बिन तुगलक को देखो, produce from the area where the army was based was collected as a tax to feed it. The Sultan levied additional taxes to meet the expense of maintaining such a large army. This coincided with famine in the areas. अब यहाँ पे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि जो सिटीज़ थी उनके लोगों को देवगिरी में सेटल कर दिया था। अब जब आप इतनी बड़ी संख्या में रेसिडेंशियल्स को दूसरे जगह पे सेटल करोगे तो आपका खर्चा अच्छा खासा आएगा। एक तो वो वहाँ पे पूरा खर्चा लग गया, राजकोष ख़त्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप अपने सोल्जर्स को खिलाने के लिए आपने उन्हीं रेसिडेंशियल पे टैक्स और लगा दिया, जिससे उसका कलेक्शन हो जाए रेवेन्यू का, और उससे हम अपने सोल्जर्स को खिला पिला सकें। पहले तो वो वहाँ सेटलमेंट में उनका राजकोष ख़त्म हो गया था, रेवेन्यू कलेक्ट करने में वो बेचारे वहाँ पे अकाल आ गया, वहाँ पे भूख से लोग मरने लगे, भैया हम क्या खाएंगे। तो एक तरीके से उसने कितना बड़े बेवकूफ़ी दी मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने कितना तरीका अपनाया कि भैया उसने गैरिसन टाउन खड़ा कर दिया, वहाँ पे ही सारे लोगों को रखा, अपने रेसिडेंशियल को यहाँ से वहाँ नहीं किया, तो उसका एक मनी सेव था। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरा रेसिडेंशियल को एक तरफ कहीं कर दिया देवगिरी में, तो सेटलमेंट में तो खर्चा आएगा ही ना। तो यहाँ पे जो आम जनता थी वो कहीं ना कहीं फैमिन का शिकार हुई। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अलाउद्दीन पेड ही सोल्जर सैलरी इन कैश rather than iqtas. The soldiers needed to buy their supplies from merchants in Delhi, fearing that merchants would raise their prices. Alauddin controlled the prices of goods, and prices were carefully surveyed by the officers, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. अलाउद्दीन ने क्या किया कि भाई अपने सोल्जर्स को वो कैश में पेमेंट देता था, जिसको हम इक्तास बोलते हैं। सोल्जर्स को ज़रूरत थी कि वो अपने लिए सामान को खरीद सके, मर्चेंट से खरीद सके। तो मर्चेंट्स ने जो डरे हुए थे उन्होंने अपना क्या किया, अपने सामान के जो रेट है उसको बढ़ा दिया। अलाउद्दीन ने उस चीज़ पे कंट्रोल किया कि भैया सबके जो रेट हैं सामान के वो फिक्स होने चाहिए, और इस चीज़ को सर्वे करके तरीके से चेक किया जाए। तो ऑफिसर्स भी नियुक्त कर दिए कि भैया देखो कोई ऐसा तो नहीं मर्चेंट किसी गुड्स पर अच्छा खासा रेट लगा दे, तो ऐसा नहीं हो चाहिए, सब जगह फिक्स रेट होने चाहिए। वो ऑफिसर्स ये चेक करते थे। अगर कोई मर्चेंट उस फिक्स रेट पर माल बेच नहीं रहा है तो वो पनिश किया जाता था। वहीं पर हम मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे। मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड ही सोल्जर्स इन कैश, वो भी कैश में ही पे करता था सोल्जर्स को। ही यूज टोकन करेंसी, उसने टोकन करेंसी का यूज़ किया। सम वाट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, ये कुछ ऐसी थी जैसे आज के टाइम में हम पेपर करेंसी यूज़ करते हैं, नोट, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, लेकिन ये जो थी वो काफ़ी चीप मेटल से बनती थी। नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, ना तो सिल्वर की ना गोल्ड की। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, जो 14th सेंचुरी के लोग थे उन्होंने इस चीज़ पर विश्वास नहीं किया।
इस तरह की करेंसी पर। दे सेव देयर gold and silver coins and paid their taxes to the state with this token currency। उन्होंने क्या कर दिया, जो गोल्ड और सिल्वर था उसको तो सेव कर लिया, और जो रुपए थे उनसे वो उन्होंने टैक्स का भुगतान किया। अब यहाँ पे देखो, ये जब ऐसा होगा कि सिल्वर और गोल्ड वो रख लेंगे और बाकी नोट का यूज़ करेंगे टैक्स पे करने में, तो मनी चाहे आपके कॉइन्स के रूप में हो, चाहे वो कॉइन पेपर्स के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, मनी जो है वो मार्केट में चलनी चाहिए, कभी भी सेव नहीं रखनी चाहिए। अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन पे इफ़ेक्ट डालेगी, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स था वर क्वाइट सक्सेसफुल, वो बहुत अच्छा था। His reign was praised for its cheap prices and effective supplies of goods in the market by chroniclers। chroniclers होते हैं जो इतिहास लिखते थे उस समय का, और इतिहास जो लिखते थे वो सीक्वेंस बिल्कुल टाइम टू टाइम का इतिहास लिखने को हम chroniclers बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। तो उस टाइम के जो लोग थे, उस समय के शासन को बहुत काफ़ी उसकी तारीफ़ की गई थी, क्योंकि काफ़ी चीप प्राइस थे और गुड का जो काफ़ी एफिशिएंटली और बहुत ही ईज़िली सप्लाई होता था। ही सक्सेसफुली विदस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल्स, और उन्होंने काफ़ी मंगोल्स का जो एक डर था वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया था। वहीं पर हम मोहम्मद बिन तुगलक का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर करते हैं तो देखते हैं कि वर अ फेलर, वो फेलर था। एंड क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, उसने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ही प्रॉब्लम्स खड़ी कर रखी थी। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी एंड बैक वॉज रीसेंटेड। एक तो पहले जब उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने रेसिडेंशियल को दिल्ली से देवगिरी में भेज दिया, एक तो वो खर्चा, और फिर जब उसको रियलाइज़ हुआ तो फिर वो देवगिरी से फिर दिल्ली लाया, वो फिर अलग खर्चा। फिर उसके बाद उसमें वहाँ पे अकाल आ गया, उसमें भी काफ़ी लोगों ने फेस किया। गंगा यमुना बेल्ट जो थी वो पूरी तरीके से वहाँ पे रिबेलियन आकर रहने लगे थे, बस गए थे। काफ़ी प्रॉब्लम बहुत ही बड़े लेवल पर वाइड स्प्रेड हो गई थी। फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, तो टोकन करेंसी वहाँ पे दोबारा आई, जिसको हम पेपर करेंसी बोलते हैं। इन द लेटर फेज ऑफ द सुल्तनत एंड सुल्तान्स, बाद में जो सुल्तनत और सुल्तान का जो सल्तनत फेज था, वर नॉट एज अ पावरफुल एज बिफोर एंड फेस अ लॉट, उतना पावरफुल नहीं रहा और बहुत ही उनको रिवॉल्ट्स एंड टर्मोइल, बहुत सारे उनको रिवॉल्ट फेस करने पड़े। रिवॉल्ट्स का मतलब यानी कि अपोजिशन, काफ़ी अगेंस्ट गए लोग, और टर्मोइल का सामना करना पड़ा। टर्मोइल का मतलब एक उथल पुथल का जनता के द्वारा की परेशानी में होता है, वो उनको बहुत सामना करना पड़ा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ इस सिचुएशन, इसी सिचुएशन का जो था एडवांटेज तिमुर ने लिया, जो कि मंगोल रूलर है। समरकंद मंगोल रूलर था समरकंद का, जिसने इन्वेंटेड किया दिल्ली पर और उसकी काफ़ी संपत्ति लूट ली। अब मंगोल जो हैं वो इसमें घुस गए हैं दिल्ली पे। यहीं से स्टार्ट होती है आपकी सैयद डायनेस्टी। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्लास में इसको हम देखेंगे।